हेलो गाइज, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहले तो आप सब लोगों का वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ सनराइज क्लासेस। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपका कुछ कॉन्सेप्ट्स कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, कुछ कोर्स डिजाइन। एंड आफ्टर द कोर्स डिजाइन हम लोग जो रियल सिलेबस है आपका उस पे आएंगे। बट बिफोर द सिलेबस हम करेंगे क्या, प्रिलिमिनरीज। तो प्रिलिमिनरीज में हमारा आ जाएगा सेट थ्योरी, मेजर थ्योरी, जिसको हम लोग बेसिकली कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी यहाँ पे आपको बतलाने वाला हूँ, पहले तो कोर्स डिजाइन बतलाऊंगा, सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, सो दैट कि आपको सिलेबस क्लियर हो जाए। जब सिलेबस क्लियर होगा, देखिए सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। मैं ये पहली बात बता देता हूँ, सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। सिलेबस का एक एक टर्म अगर पता नहीं है, एटलीस्ट सिलेबस नहीं पता है तो उसकी बुक्स कैसे पढ़ोगे? वो एक टर्म है, सिलेबस तो आपको पता होना ही चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बतला दूं। देखिए, देर आर 6 पेपर्स जो आपको देने हैं, देर आर 6 पेपर्स। तो आपको आपके 6 पेपर्स में टोटल 4 पेपर्स आपके मेन होते हैं, जिसमें आप कहते हो कि सर इसको स्कोर कर लिए ना तो हो जाएगा। तो हाँ, हो जाएगा। बट उससे पहले आप ध्यान रखें कि आपको जीएस और इंग्लिश भी करनी ही होगी, जीएस और इंग्लिश भी करनी ही होगी। देयर इज नो अदर वे। तो मैं आपको बतला दूं कि देर आर 6 पेपर्स टोटल। आपका क्या क्या आता है? पेपर 1, और ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है। पेपर 1 स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का पेपर 1 आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स का पेपर 1। फिर स्टैटिस्टिक्स का पेपर 2, पेपर 2। उसके बाद आ जाता है आपका पेपर 3। इसके बाद आएगा आपका पेपर 4। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, 2 सेकंड में इसको समझा देता हूँ। ठीक है, पेपर 4 आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फिर यहाँ पे ये 4 आपके समझ में आ गए। इसके अलावा आपका होता है जीएस एंड जीई। ठीक है, तो जीएस और जनरल इंग्लिश, ये आपका जनरल स्टडीज और ये आपका जनरल इंग्लिश, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। ये दो आपके एक्स्ट्रा पेपर होते हैं। मैं इन सबको कंप्लीट डिटेल्स में यहाँ से पढ़ाता हुआ चलूंगा। जीएस और जी का कोई सिलेबस दिया हुआ नहीं रहता है। वो डायरेक्ट लिखते हैं कि अप टू 12th लेवल का जो है आपको एक मिनिमल नॉलेज होना चाहिए, जो एक वेल क्वालिफाइड पर्सन को, एक वेल क्वालिफाइड पर्सन को होता है जितना नॉलेज अपने समाज के बारे में, अपने सोसाइटीज के बारे में, अपने हिस्ट्रीज के बारे में, जो आप पढ़ते हो 10th 12th लेवल तक, उतना आपको पूछा जाता है। ऐसा डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप अपने सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो आपको इतना लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमने इसके अपने कोर्स डिजाइन में जीएस और जीई का कोर्स जो सिलेबस है उसे डिफाइन कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने जीएस और जीई के कोर्स भी आपको जो है डिजाइन कर दिए हैं। तो उसी डिजाइन कोर्स के थ्रू आपको जीएस एंड जीई दोनों पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जीएस और जीई भी आपको डिजाइन कोर्स के तहत ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे कुछ भी पढ़ा दिए, 10th लेवल का बुक उठा के पढ़ा दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर जो है जानकारी दी जाएगी इसके बारे में, सो दैट कि एटलीस्ट यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द पास्ट, अबाउट द गवर्नेंस, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अबाउट द इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको इन चीजों के बारे में एक वेल डिफाइंड कोर्स स्ट्रक्चर दिया गया है। वो कोर्स स्ट्रक्चर आईएएस का लेवल का नहीं है, लेकिन वो 10th लेवल का भी नहीं है। मतलब कि आपको 12th से प्लस और आईएएस के लेवल का नहीं है। मैं पहले भी बतला दूं कि ये आपको अगर आईएएस के लेवल का पढ़ना है तो फिर आईएएस के लिए आपको ही करना होगा, क्योंकि ये आईएएस का कोर्स नहीं है। आपको 100 मार्क्स की तैयारी करनी है और हम इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते। फिर भी वेल इनफ आपको जो है इसमें मटेरियल दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले तो पेपर 1 को देखते हैं। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें टोटल 4 सब सेक्शन होते हैं। इसमें टोटल 4 सब सेक्शन होते हैं, और जिसमें आपको लगभग बहुत सारी चीजें पढ़ा दी जाती है। जैसे पहला है प्रोबेबिलिटी। इसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी सारे के सारे आ जाते हैं। जितने भी आपकी मॉडलिंग है, जितने भी आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी प्रॉपर्टीज है, जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो सब के सब आपके प्रोबेबिलिटी में आ जाती है। और ये आपका सब सेक्शन 1 होता है आपका पेपर 1 का। उसके बाद पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव में उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 2 में स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स में आपका वो सारा चीज आ जाता है जो आप 10th में पढ़े हैं, जो आप 12th में पढ़े हैं। जैसे
और ये आपका जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, ये बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि जब आप आईएएस बन जाएँगे, जब आप ऑफिसर हो जाएँगे, तो आपको टेबुलेशन का काम, ग्राफ खींचने का काम, ग्राफ को पढ़ने का काम, ग्राफ रीडिंग करने का काम, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ठीक है? जो काम आप एक्सेल में करते थे ना, एक्सेल में करते थे, या फिर आपने आर में ग्राफिंग की होगी, या फिर आपने पाइथन बनाया होगा, उन सब काम को आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स में करते हैं कि भाई कोई ग्राफ बनाते हैं तो व्हाट इज द प्रोसीजर, नॉट ओनली द प्रोसीजर, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, उसके पार्ट्स क्या है, कंपोनेंट क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। और मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, क्यों एक ग्राफ बेटर हो सकता है रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा ग्राफ उससे लेस रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, क्यों हम ऐसा करते हैं, इन सब के बारे में हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स में देखेंगे। इसके बाद आपका एक टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये टॉपिक आपको जो मैं पढ़ा दूंगा ना, जो मैं पढ़ा दूंगा वहीं से आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, थ्योरी और क्वेश्चन, प्लस आपके जो यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज आपको दिए जाएंगे, उस टेस्ट सीरीज, इन सबको मिला करके, और साथ में असाइनमेंट तो दिया जाएगा, इसमें से ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, हो सकता है ए की जगह सी लिख दे और सी की जगह ए लिख दे, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन अदरवाइज क्वेश्चन सेम रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन सेम रहेंगे। इसके बाद आता है कंप्यूटर, थोड़ा सा ये आपका वाइड होता है। कंप्यूटर की बात मैं करूं तो कंप्यूटर आपका जो है, जो कि पेपर 1 में ही होता है, इसको कुछ डेटा प्रोसेसिंग के नाम से इसमें लिखा गया है, बेसिक्स और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो ये जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपका क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूं, हम जो आपको नोट्स देंगे, ठीक है, हम जो आपको नोट्स देंगे और हम जो आपको पढ़ाएंगे, उसको तो याद कर ही जाना है। ठीक है, इसके अलावे भी आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व कीजिए, आपसे अगर होता है तो ठीक, नहीं तो हमसे पूछिए। आपको क्या किया जाएगा इसमें कि जितने भी प्रीवियस ईयर में टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, आइदर वो करेक्ट टर्मिनोलॉजी है या इनकरेक्ट, आपको उसको गूगल पे सर्च करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के एक नोट्स तैयार कर लेना है उसके बारे में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जितनी टर्मिनोलॉजी होगी, रिपीट तो उसी टर्मिनोलॉजी को करने वाला है ना, एक या दो टर्मिनोलॉजी एक्स्ट्रा लाने वाला है, रिपीट उसी को करने वाला, उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन रखिए, कैसे काम करता है। जैसे अगर इसने मान लीजिए बस का बात किया, ठीक है, बस, तो अगर बस की बात किया गया है, तो कितने तरीके के बस होते हैं। ठीक है, ये बस चढ़ने वाला नहीं होता है, जो मेमोरी में जो बस लगता है वो होता है, ठीक है, बीयूएस कहते हैं इसको। तो आपको कितने तरीके के होते हैं, या मान लीजिए कंप्यूटर सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी की बात किया, तो फिशिंग क्या होती है, इवेडोस्ट्रोपिंग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको हमारे मटेरियल में लगभग चीजें मिलेंगी, लेकिन फिर भी 100% कवरेज पॉसिबल नहीं है। तो 100% कवरेज पॉसिबल नहीं है, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जो है इंटरनेट से कुछ इंफॉर्मेशन जरूर एकत्र कीजिएगा, कुछ कलेक्शन जरूर रखिएगा। ठीक है, ये चारों पेपर में आपका कंप्यूटर का पेपर जो है, वो थोड़ा सा आपका इसमें, जैसे कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 15 प्लस तो हमारे नोट से कर लीजिएगा, लेकिन 20 नहीं कर पाइएगा। ठीक है, 15 प्लस तो कर लीजिएगा, 20 नहीं कर पाइएगा। तो आपको 15 दे रहा हूं, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि नहीं। तो आप 15 करो, और 5 के लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा नॉलेज लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 15 प्लस मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपके पास टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर प्रैक्टिस करते हो, हाँ, मैं आपको बतला दूं कि इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, दैट मीन्स कि आपको ये चीजें प्रैक्टिस हैंड टू हैंड करनी है, जैसे एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करने वाले बच्चे करते हैं, आपको भी वैसे ही न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रिपरेशन करनी है। आपको स्पीडली, मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान रहे, यहाँ पे ज्यादातर मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, जरा सा गौर कीजिएगा। 3.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5 इंटू माइनस 1.5, इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन आपको जो है याद होने चाहिए। इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा आपको आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन ही यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आप कर सकते हैं सारा का सारा इजीली, बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन आपको इस तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे मतलब अलग नहीं आ सकता, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जनरली यही मिलता है। आप अगर देखोगे किसी भी एग्जाम में, या आप कहीं पे कोई भी टेक्स्ट बुक आप यूज कर रहे होगे, तो आपको यही दिखाई देगा। क्लियर है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड्स में
आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देगा, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देगा जो टाइम जो आप टाइम टेकिंग होगा। जैसे आप याद कीजिए 10th क्लास में आपको दे देता था एक डेटा, एक पूरा का पूरा डेटा दे देता था, उसमें से मीन मीडियन मोड सब कुछ देता था। या अभी भी जो डेटा इंटरप्रिटेशन का काम होता है एसएससी वाला में, उसमें ये क्वेश्चन रहता है। लेकिन हाँ, आजकल इसमें थोड़ा सा चेंज लाया गया है, और क्या करेगा, एक एक डेटा दे देगा, उस पर 3 क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, एक डेटा दे देगा, उस पर 3 क्वेश्चन आपको दे देगा, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा वहां पे। प्रोबेबिलिटी आपका इजी होगा, समझदारी से आप अगर काम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपका मार्क्स गेन करा देगा। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। हम लगभग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर कुछ कॉन्सेप्ट छूटता है तो आप टेक्स्ट बुक को कंसल्ट जरूर कीजिएगा। मैं कभी नहीं रोकता किसी को भी कि आप टेक्स्ट बुक ना पढ़ें, टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें। हम आपको ये बतला दें कि अगर आप 20% लाने वाले हैं एग्जाम में, तो मैं आपको 50% पे ले जाऊंगा। ठीक है, अगर आप खुद से 70% ला सकते हैं, तो मैं आपको 90% ला सकता हूँ। इससे ज्यादा डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, एक कोचिंग यही काम करता है। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब यही होता है। हाँ, आप अगर 70% खुद से, क्योंकि मेहनत आपको ही करनी होगी, आप अगर 70% में मार्क्स ला सकते हैं, तो हमसे पढ़ के आप 90% ला सकते हैं। ठीक है, 100% फिर भी मैं लाने की गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन 70 to 90% जाना, 20% का डेवलपमेंट काफी है। एक इंस्टीट्यूट यही करता है। ठीक है, डेवलपमेंट आपका होगा, आप अगर पास करते हैं, नाम हमारा भी होगा और आपका भी होगा। ऑब्वियसली भाई, पैसे आप ही कमाओगे, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका पेपर 1 था। ये पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है, और इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन का आपको 2.5 मार्क्स मिलता है, यानी कि आपको 200 मार्क्स का मिलता है। लेकिन हाँ, निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है पेपर 2 है, थोड़ा सा स्कोरिंग टाइप का पेपर होता है 2। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। और हाँ, जो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 3, 4 है, ये आपका बीएससी लेवल का नहीं पूछा जाता है। मैं स्पष्ट रोकता हूँ कि बीएससी लेवल का नहीं पूछा जाता। अगर कोई बीएससी के बच्चे भी देना चाहें एग्जाम देने के लिए, उनको अलाउड है। बट ये जो एग्जाम का पैटर्न है, ये एमएससी लेवल का है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमएससी लेवल के आते हैं। आप बीएससी लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर पढ़ने में तेज हैं, तो जरूरी नहीं कि एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, आपका माइंड की डिग्री होनी चाहिए। माइंड आपका इतना कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एमएससी की डिग्री लो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो बीएससी लेवल के भी होंगे। अब ऑब्वियसली एमएससी लेवल का होगा तो बीएससी लेवल का भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पे तैयारी जो रखनी है वो एमएससी लेवल की रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट जाना पड़ेगा। उसके बाद पेपर 2, जिसमें कि आपको पढ़ना होता है इन्फरेंस। पहला है आपका लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल। ठीक है, और दूसरा आपका है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। और तीसरा जो आपका है वो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो जब आप देख रहे हैं लीनियर मॉडल है आपका, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है। देखिए, लीनियर मॉडल आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां से अगर आप चाहें तो 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट टेक योर टाइम। आपको थोड़ा सा क्या चाहिए, लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। बिल्कुल, लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का नॉलेज चाहिए। हम आपको जो पढ़ाएंगे वो मोर देन इनफ होगा। यहाँ पे लीनियर मॉडल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ा दूंगा मोर देन इनफ होगा। हाँ, एनालिसिस आपको ही करनी होगी। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो वो मैं आपको जाकर वहां एग्जाम हॉल में नहीं करने वाला हूँ, वो आपको करने आना चाहिए। मैं आपको बतला दूंगा शुरुआत में कि चलो ऐसे करते हैं, बाद में प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स, ये सब चीजें अगर आपको निकालने आती है, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब चीजें अगर आपको निकालने आती है, तो आप कर सकते हो, जितना कॉन्सेप्ट मैं बतला दूंगा उससे। इसके अलावा मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए। क्यों, कैसे, तो आपको अगर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका क्या प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी तरीके से कैसे लिख सकते हैं। कोई दो मैट्रिक्स को लिखेंगे, अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा कैसा मैट्रिक्स आएगा, सिमेट्रिक आएगा, आइडेम्पोटेंट आएगा। एक सिमेट्रिक और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके रिलेटेड क्या रिजल्ट्स हैं। तो रिजल्ट्स तो मैं करवा दूंगा, रिजल्ट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिस का काम है वो आप कर लेना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। इस ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, और इससे अबाउट आपके 50 क्वेश्चन
40 to 50 क्वेश्चन इससे होते हैं। इसमें आपको जो एस्टिमेशन थ्योरी है वो आ जाएगी, उसके बाद आपका इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इंटरवल एस्टिमेशन, साथ में डिसीजन थ्योरी का भी 1-2 क्वेश्चन कभी-कभी देखा जाता है। तो आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस आ सकता है, डिसीजन थ्योरी आ सकता है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ सकती है और इंटरवल एस्टिमेशन। इसमें से अबाउट 40 टू 50 क्वेश्चन आपको रहेंगे। ठीक है? इसका मतलब आप इसको कर लीजिएगा, अगर केवल इन्फेरेंस पे भी पकड़ बना के जाइएगा तो एग्जाम पास करके आइएगा। 50 क्वेश्चन बनाने का मतलब समझते हैं आपको, तो 150 प्लस आपका मार्क्स आता है। ठीक है? चलिए। तो आपका उसके बाद क्या है ऑफिशियल। ऑफिशियल में आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, केवल रटना नहीं होगा। आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। मतलब कि आप डेटा साइंस के फील्ड में जा रहे हैं। आप पिछले 3-4 साल गुजार के आए हैं डेटा साइंस की फील्ड में और आप जानते ही नहीं कि आपके इंडिया में डेटा साइंस स्टार्ट कब हुआ, सरकार कैसे डेटा को यूज करती है, आप क्या काम करने वाले हैं, आपके जॉब में आपको काम क्या मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको भेजा जाएगा तो आपको किस जगह पे भेजा जाएगा और वो क्या करती है, कैसे करती है, उसके सेंटर कहाँ-कहाँ है, इन चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उनके एक्ट्स के बारे में, जैसे आप डेटा को कितना यूज कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, ये डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट में। ये डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट में कि आप, जैसे हम आपसे कुछ डेटा लेते हैं तो हम कितना डेटा ले सकते हैं, ये डिसाइड कौन करता है, ये एक आईएएस ऑफिसर डिसाइड करता है। ये एक आईएएस ऑफिसर डिसाइड करता है कि एक इंस्टीट्यूट किसी इंस्टीट्यूट में कोई स्टूडेंट से कितना डेटा लिया जा सकता है। अगर वो इंस्टीट्यूट प्राइवेट है तो, कोई इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है तो किस कितनी डेटा लेने की हमें क्षमता है और कितना हम ले सकते हैं, उसकी प्राइवेसी का हम क्या रूल अपनाएंगे, ये सब के सब जो है हमें डिसाइड करके देती है आप जैसे आईएएस ऑफिसर। ठीक है? तो ध्यान रहे, कल आपको ही डिसाइड करना है, तो उन रूल्स के बारे में जानकारी आपको पहले से होना चाहिए। नॉट 100% बट एटलीस्ट 90%, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हाँ, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में हमारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम नॉट ओनली ऑफ द इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड, कंप्लीट वर्ल्ड का आपको जानना होगा। यहाँ पे ध्यान रहे, केवल इंडिया का नहीं है, ये यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं है कि इंडिया का जान लिए तो हो गया, आपको वर्ल्ड के बारे में जानना होगा। ठीक है? तो आपको इसमें ऑफिशियल डेटा से, कुछ डेटा से रिलेटेड, जैसे लिटरेसी रेट कैसे निकालते हैं, तो लिटरेसी रेट कौन निकालेगा भाई, डेटा आपके पास आता है ना सेंसस का, तो आप ही काम करोगे ना वो सारा। तो इसलिए ये टॉपिक आपको थोड़ा सा याद भी करना होगा, समझना भी होगा, और आपको इसमें करेंट अफेयर आपका काम करेगा। आप करेंट अफेयर किसी भी वेबसाइट से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आपको देखना चाहिए। ठीक है? तो ये आपका 3 टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद का जो है आपका पेपर 3 एंड 4, इसको चलिए मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि पेपर 3 और 4 ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता है और टोटली बेस्ड ऑन द एमएससी सिलेबस ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है? जरूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच करे, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है मैच कर जाती है बीएससी प्लस एमएससी करने के बाद। तो अगर आप पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में टोटल 5 सेक्शन है। ठीक है? टोटल 5 सेक्शन है, जिसमें पहला आपका होता है सैंपलिंग। ठीक है? सैंपलिंग आपने बीएससी में भी पढ़ी होगी और एमएससी में भी पढ़ी होगी, सैंपलिंग टेक्निक इसको लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन आता है वो आपको आता है टाइम सीरीज, नहीं सॉरी, इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है? इकोनोमेट्रिक्स, जो आपको दूसरा सेक्शन आता है वो है इकोनोमेट्रिक्स। तीसरा आपका जो आता है वो है टाइम सीरीज। ठीक है? या इसको एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कहते हैं, आप देख लेना कि क्या कहते हैं एक्चुअली, टाइम सीरीज। ठीक है? उसके बाद आपका आता है इंडेक्स नंबर और डिमांड एनालिसिस। ठीक है? कोई पहले हो सकता है, कोई बाद में। तो यहाँ इंडेक्स नंबर एंड डिमांड एनालिसिस, मैं इसको आपको समझा देता हूँ क्या करना है और कैसे पढ़ना है। मैं आपको, क्योंकि देखिए, थोड़ा सा अगर आपके पास नॉलेज होगा और उसके बाद मैं इम्पार्ट करूंगा तो वो नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन अगर केवल मैं इम्पार्ट करूंगा तो वो केवल नॉलेज मिलेगी। देखिए, नॉलेज मिलना और नॉलेज बढ़ने में डिफरेंस होता है। नॉलेज मिलने और नॉलेज बढ़ने में डिफरेंस होता है। अगर आप पहले से कुछ पढ़े हुए हैं एंड देन मैं आपको उसको एक नए तरीके से सोचने का आपको आइडिया देता हूं, तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है? यू विल इम्प्रूव। लेकिन अगर आप पहले से कुछ नहीं जानते और मैं आपको नॉलेज देता हूं तो आपने नॉलेज गेन की, बढ़ाई नहीं।
ठीक है, आपको केवल नॉलेज मिली, बढ़ी नहीं। तो बढ़ना चाहिए, नॉलेज बढ़ेगा तब आप पास करोगे। ठीक है, नॉलेज बढ़ना चाहिए, आपकी एक्सपीरियंस बढ़नी चाहिए। ठीक है, देखिए सैम्पलिंग जो आपका है थोड़ा सा लेंदी होता है, मैं बोल रहा हूँ सैम्पलिंग लेंदी होता है, लेकिन इजी होता है, बहुत इजी होता है। आपको जितना पढ़ा दूंगा गारंटी लेता हूं कि न्यूमेरिकल भी वहीं से आएगा। न्यूमेरिकल एग्जैक्टली नहीं आ सकता न्यूमेरिकल, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सारा वहीं से आएगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, सारे के सारे आपको आ जाएंगे। और हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता, और तरीका बदल जाएगा तो वहीं पे तो आपका मार्क्स है, वहीं पे आपकी क्वालिटी दिखती है। हाँ, आप अगर चाहें तो आप हमसे पूछ सकते हैं सर क्वेश्चन को लिखा कैसे जाए, लिखने की टेक्निक अगर चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ। चलिए, इसके बाद आपका है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स जो है स्कोरिंग होता है, अगर आपको आता है आप लिखते हैं तो 100% मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स में मार्क्स कटता नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा ही लॉजिकल टॉपिक होता है, बहुत इजी भी होता है और लॉजिकल भी होता है, आपको हर एक चीज मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा टफ टॉपिक पूछ दिया जाता है, मैं कोशिश करूंगा कि लगभग इसके हर टॉपिक को मैं टच करूं। जैसे प्रिडिक्टर का कॉन्सेप्ट पूछा गया है एक बार, तो प्रिडिक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको पूछा जाता है तो ऑब्वियसली जो है आपको पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, आपको हर चीज पढ़ाई जाएगी, जीरो टू एडवांस पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आपका आता है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में अब जो है टॉपिक को और वाइस्ट किया जा रहा है। आप अगर किसी भी टेक्स्ट बुक से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे नोट से पढ़ना। ठीक है, हाँ, आपको अगर पढ़ना है ना तो शुरुआत में आप गुप्ता कपूर पढ़ लो। ठीक है, गुप्ता कपूर की जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स आती है उसको आप पढ़ लो है टाइम सीरीज में। ठीक है, गुप्ता कपूर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो। इसके बाद आपका आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में भी आप शुरुआत में गुप्ता कपूर को पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारे नोट्स आपको मिलेंगे जो कि गुप्ता कपूर का भी उसमें मिश्रण होगा, ऐसा नहीं है कि मिक्सचर नहीं होगा। भाई गुप्ता कपूर एक स्टैंडर्ड बुक है, तो ऑब्वियसली वहां से हम लोग भी देखते हैं। और इंडेक्स नंबर में आपको एक्स्ट्रा भी चीजें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जो चीजें एक्स्ट्रा होती है जो गुप्ता कपूर में नहीं दिया हुआ होगा, वो चीजें आपको हम ऐड करके पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होगा। डिमांड एनालिसिस में भी गुप्ता कपूर आपका मोर देन इनफ होगा, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे कुछ चीजें एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन आप गुप्ता कपूर को जरूर पढ़िए, क्योंकि गुप्ता कपूर इस दोनों के लिए मस्ट है। टाइम सीरीज के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है गुप्ता कपूर, मैं भी जब आपको पढ़ाऊंगा तो स्टार्टिंग में मैं गुप्ता कपूर पढ़ाऊंगा और फिर जाके एडवांस टॉपिक में प्रवेश करूंगा। ठीक है, और आपको इकोनोमेट्रिक सैम्पलिंग ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है, और इसमें आपको मैं बतला दूं दो सेक्शन होंगे। दो सेक्शन में पहला सेक्शन का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, उसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, कहने के लिए 2 होंगे लेकिन ईच में 3 होंगे, इसलिए 3 into 2 6 हो जाएगा। तो आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, आपको ये 6 क्वेश्चन करना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट आएगा उसमें से आपको टोटल 6, आई थिंक 6 रहता है, जिसमें से आपको 3 सिलेक्ट करने होते हैं और उसे सॉल्व करने होते हैं। तो आपको ये चीजें करनी होती है। जो आपका ये 6 सेक्शन, जो 6 क्वेश्चन होता है सेक्शन ए में, वो मैंडेटरी होता है, मतलब उसको सॉल्व करिएगा तो करना ही पड़ेगा 2 क्वेश्चन को। तो आपको वहां दिखेगा कि 2 से 3 क्वेश्चन सैम्पलिंग का होगा, 2 क्वेश्चन इकोनोमेट्रिक्स का और एक टाइम सीरीज का होगा, कभी कभी इंडेक्स डिमांड का आता है, नहीं तो टाइम सीरीज का होगा। तो इस तीनों पार्ट पे आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए, तो सो दैट कि आपका क्वेश्चन एक भी छूटे ना। ठीक है, देखो भाई, तैयारी 100% की करना, क्योंकि 100% की करोगे तो भी 90% आएगा। और बच्चे अब बहुत टैलेंटेड होते जा रहे हैं, तो आपका कंपटीशन और ज्यादा टफ होता जा रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। आप देख सकते हैं मार्क्स जो है, एवरेज मार्क्स जो है वो बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है पेपर 4। ठीक है, तो पेपर 4 को हम देखते हैं। पेपर 4 में आपका टोटल 7 सेक्शन होता है। हम सारे सेक्शन आपको नहीं करवाने वाले हैं, और आपको करना भी नहीं। हाँ, आपके इंटरव्यू में आप जो जो प्रीवियस में पढ़े होंगे, जैसे बीएससी में जो सिलेबस पढ़े होंगे, एमएससी में जो सिलेबस पढ़े होंगे, वहां से क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो इंटरव्यू में आएगा। यहाँ पे जो आप पेपर का जो सेक्शन ऑप्ट करेंगे, जो भी आपको लेने का मन होगा ड्यूरिंग द एग्जाम, आप इसे डिसाइड करेंगे या फिर आप पहले से डिसाइड कर लें, तो वही पेपर आपको बनाना है। ठीक है, आपको रिटेन में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इंटरव्यू के लिए जितने भी बीएससी एमएससी में टॉपिक पढ़ लिए होंगे, सारे टॉपिक और अपने प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट किए होंगे उस पे पकड़ बनाना, जो भी प्रोजेक्ट किए हो, इंटर्नशिप किए हो, उन सब पे आपको जो है
कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा। इसमें 7 सेक्शन होते हैं, मैं आपको 3 सेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। 3 सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा। कौन कौन सा? तो पहला सेक्शन होगा डेमोग्राफी का, ठीक है। डेमोग्राफी पढ़ाऊंगा पहला सेक्शन में। सेकेंड सेक्शन जो आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा एसपीसी, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल या स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, या फिर इसको एसक्यूसी भी कहते हैं, तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। एंड जो थर्ड वन में पढ़ाऊंगा वो होगा मल्टीवेरिएट, मल्टीवेरिएट, ठीक है। तो आपको ये 3 टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं इसमें। इस 3 टॉपिक में आपको जो है कोई भी 2 चूज कर लेना, ठीक है। मैं किसी को भी रिकमेंड करता हूं कि एसक्यूसी और मल्टीवेरिएट कर लो। कोई बच्चे कहते हैं कि नहीं सर मेरा डेमोग्राफी अच्छा है, तो बिल्कुल कर लो आप डेमोग्राफी, ठीक है। तो डेमोग्राफी कर सकते हो या एसपीसी कर सकते हो या मल्टीवेरिएट, इस दो में से 2 सेलेक्ट करो। 3C2 वेज है ना, 3C2 वेज से आपको 3 कॉम्बिनेशन बनता है, या तो इसको इसको ले लो, या इसको इसको ले लो, या इसको इसको ले लो, ठीक है। आप इसको बना करके रखोगे। अब इन सबको देखिए, इसका मैं एकदम एक एक सिलेबस पढ़ाऊंगा, ये सब एकदम डीपली जाऊंगा, एसपीसी में भी एकदम डीपली तक आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज एकदम क्लियर करके पढ़ना है। और मल्टीवेरिएट में भी आपको क्वेश्चन भी कराना है और डीपली जाना भी, ठीक है। प्लस में इन सब के आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं। जब जब आपका क्वेश्चन होता रहेगा तो साथ में आपके असाइनमेंट भी होंगे, जब सिलेबस होता जाएगा तो असाइनमेंट मिल जाएंगे, सो दैट कि आप करते जाओगे इसको, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट मिलते चले जाएंगे। देखिए असाइनमेंट जो इसका होगा वो कुछ और नहीं होगा, आपको इसको याद करवाने का तरीका होगा, क्योंकि आपको याद तो करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। बिना याद किए तो चलेगा नहीं काम, क्योंकि आपको लिखने के लिए वहाँ कंटेंट तो होना चाहिए ना। और याद करने का मतलब रटना नहीं होता है, याद करने का मतलब समझना होता है, ठीक है। समझना होता है, अगर समझ में आ गया तो आपको थोड़ा सा समझने के बाद रिवाइज करना होता है, ध्यान रहे, रटना नहीं। समझ लीजिए पहले तो कंटेंट को क्या लिखा गया है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इस पे रिलेटेड कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार समझ में आ गया। इसके बाद यू नीड टू रिवाइज इट, तो रिवाइज करने के लिए मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट में आपका रिवीजन होगा। क्यों? आप असाइनमेंट करेंगे, लिखेंगे डेली, 3 आवर्स बैठिए, 20 क्वेश्चन लिखिए, ट्राई कीजिए, है कि नहीं। तो वो चीज आप कर सकते हैं। ये चीजें आपको जो है पेपर 1, 2, 3, 4 स्टैटिस्टिक्स का था। अब हम लोग आते हैं जीएस एंड जीई पे। तो पहले मैं जनरल इंग्लिश की बात करता हूँ। जनरल इंग्लिश, देखिए इस टॉपिक को समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें चाहेंगे तो आप 40 to 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं, पहले तो ऐसे आता है 30 मार्क्स का आता है, और इसमें 800 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स का आता है, 800 वर्ड्स लिखने होते हैं। दूसरा आपका आता है प्रीसिस, प्रीसिस राइटिंग। प्रीसिस में आपको 1/3 में लिखना होता है, 1/3 में लिखना होता है, और इसके मार्क्स भी आपको 30 मिलते हैं, इसके भी 30 मार्क्स लिखते हैं, 1/3 में आपको लिखना होता है। जितने भी वर्ड्स दिए जाते हैं, कभी कभी देखा गया है कि वर्ड्स लिख दिया जाता है, कितने वर्ड्स लिखे गए हैं, तो आपको 1/3 ऑटोमेटिक, और जरूरत नहीं है आपको वहां पे जो है लिखने के लिए प्रीसिस राइटिंग का सेल दिया जाएगा, उसी सेल में आपको लिखना है, इस तरीके का डब्बा बना करके दिया जाएगा, एक वर्ड को एक ही डब्बे में लिखना है, एक डब्बे में एक वर्ड, दूसरे में दूसरा वर्ड। ध्यान रहे, फुल स्टॉप कॉमा इस सब को छोड़ करके अगर आप आई भी लिखते हैं ना, तो ये भी एक वर्ड माना जाता है। अगर आप आई लिखते हैं तो वो भी एक वर्ड माना जाता है। फुल स्टॉप कॉमा जो पंक्चुएशन जितने भी देते हैं उनको आप छोड़ देते हैं, अदरवाइज आपका सारा का सारा लिया जाता है इसमें। आपको वर्ड काउंट इसी तरीके से करना है, वर्ड काउंट भी आपको समझना होगा। इसके बाद आपका आता है पैराग्राफ, इसके बाद आता है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपका देखिए 10 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो आपका पैराग्राफ में मैं बहुत सारा करवा दूंगा, और जो करवा दूंगा उसमें से एक ना एक जरूर आपका जो है वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं बतलाता हूँ कि इसको मैं पढ़ाने कैसे वाला हूँ। उसके बाद आपका पैराग्राफ के बाद आता है वर्ड मीनिंग,
वर्ड मीनिंग से आपको क्या करना होता है कि सेंटेंस मेकिंग करना होता है, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग। उसके बाद आता है फ्रेज, फ्रेजल वर्ब कहिए या फ्रेज कहिए, ठीक है। फ्रेजल वर्ब या फ्रेज से भी सेंटेंस मेकिंग होता है। ये दोनों 10-10 मार्क्स के होते हैं। ये भी 5 होते हैं और ये भी 5 होते हैं। टोटल 5 + 5 10, 20 मार्क्स के होते हैं। कितना हो गया आपका 30 30 60 और ये हो गया आपका 90, ठीक है। इसके बाद आपका 10 10 10 तो 90 टोटल हो गया। इसके बाद 10 मार्क्स का आपका ग्रामर आता है। मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई साहब, ग्रामर आपने अगर पढ़ने हैं, आपने अगर किसी और चीज के लिए पढ़ा है तो पढ़ लेना। पहले अभी पढ़ना है, जैसे अभी अगर आपको स्टार्ट करना है तो पढ़ लो 1 महीने में। लास्ट टाइम में ग्रामर मत पढ़ना। मैं आपको 3 या 4 क्लास ग्रामर की दे दूंगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 10 नंबर के लिए आपको अगर ग्रामर पढ़ाऊं तो टोटल 70 क्लास लगेंगे। करने की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है। तो मैं किसी भी बच्चे को ग्रामर से कहता हूं कि दूरी बना लो ना। देखो भाई, ग्रामर से दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि ग्रामर गलत कर लेना। ग्रामर को समझ लेना, अभी से पढ़ लेना। अभी अगर पढ़ लेते हो तो ठीक है, लास्ट टाइम में ग्रामर पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है। तो अब देखिए, एसे के लिए आपको क्या होगा, वीक में आपको 1 एसे मैं दूंगा, जिसको आपको बनाना ही है, ठीक है। उसके बाद प्रीसिस भी आपको वीक में 1 मिलेगा, पैराग्राफ भी आपको वीक में 1 मिलेगा, ठीक है। अगर आपको अबाउट 40 वीक्स की क्लासेस चलती है तो 40 वीक्स में आपको 40 ऐसे, 40 प्रीसिस, 40 पैराग्राफ राइटिंग चलेगी, ठीक है। तो और उसके बाद वर्ड मीनिंग और फ्रेज आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। एक दिन वर्ड मीनिंग, दूसरे दिन फ्रेज, एक दिन वर्ड मीनिंग, दूसरे दिन फ्रेज, एक दिन वर्ड मीनिंग, दूसरे दिन फ्रेज। तो ये आपका जो है इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हमारे मेरी रिकमेंडेशन होती है कि सबसे पहले पैराग्राफ कर लो, फिर वर्ड मीनिंग कर लो, और इसके बाद अगर ग्रामर आता है तो ग्रामर कर लो, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है। लेकिन आप अपने अनुसार करना, आपकी क्या सहूलियत है, आप कैसे अच्छा ढूंढ पाते हो। देखिए, इन सब का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, केवल प्रीसिस का ये नहीं कि आपको दे दिए और बनाना। सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, जो ऐसे होगा उसका आर्टिकल दिया जाएगा, इसमें से आप लिख सकते हैं। प्रीसिस जो होगा उसका एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसके बनाने के तरीके भी दिए जाएंगे, और पैराग्राफ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। वर्ड मीनिंग और फ्रेज तो आपको याद करना है, ठीक है। तो ये आपको दिया जाएगा डेली बेसिस पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। अब ये आपको जो है टोटल के टोटल वीकली आपको एक एक मिलेगा। वर्ड मीनिंग और फ्रेज तो आपको जो है वीकली मिल जाएगा, आपको डेली बेसिस पे ये मिलता है। जितने दिन भी आपकी क्लासेस रहेंगे, अगर 4 डेज हुई तो 4 डेज, 5 डेज हुई तो 5 डेज, जितने भी दिन हुई, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग और फ्रेज आपको मिल जाएगा इस तरीके से। अबाउट आई थिंक सो कि वीक में 4 डेज मिलती है, तो 2 वर्ड मीनिंग और 2, तो ये वर्ड मीनिंग 2 का मतलब 2 नहीं होता है। एक वर्ड मीनिंग का लेसन मिलेगा जिसमें आपको टोटल अबाउट 10 वर्ड मीनिंग मिलेंगे, ठीक है। तो आपको याद करना है, कभी कभी यहाँ पे टेस्ट भी ले लिया जाएगा आपका। चलिए, ये था आपका जनरल इंग्लिश का टॉपिक। अब इसके अलावा हम लोग जो है जनरल स्टडीज भी करते हैं। इसके अलावा आपको जनरल स्टडीज को हम लोग जरा सा देख लेते हैं। तो वो जनरल स्टडीज में जरा सा देखिए कि क्या होता है। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज जो है वो भी आपको देखनी है। हम लोग आपको जनरल स्टडीज की भी क्लासेस देते हैं। तो जनरल स्टडीज में दो आपको मैम पढ़ाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा चीज होगा। लेकिन आपको खुद से भी पढ़ना है। तो मैं कहूंगा कि क्लास 6 to 12 का एनसीईआरटी नई वाली, पुरानी वाली अगर हो तो पढ़ लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन न्यू एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गॉट इट। इसके अलावा आपके पास जो बुक है, जैसे आप अगर पढ़िएगा पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत का पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी खोजिएगा इसका 5th एडिशन मिल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ चेंजेज आए हैं, अब 6th एडिशन आ चुका है, आप चाहे तो ले ले। ज्योग्राफी के लिए मजीद हुसैन मत यूज कीजिएगा, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, काफी है, ठीक है, मोर देन इनफ हो जाएगा। हाँ, उसके लिए आपको एक चीज कर लीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि उतना हम नहीं करवाएंगे, आपको आईएएस की तैयारी नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चन वहां पे उसी लेवल का रहता है, लेकिन उस लेवल का हम पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए टोटल एक कोर्स पूरा का पूरा 1 साल का होगा,
ठीक है, तो हम उतना नहीं करवाएंगे आपको। और आपको हम जो भी यहाँ पे करवाने वाले हैं वो है एनसीईआरटी, आपको कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी। हाँ, इसमें एक चीज आपको थोड़ा फायदा होने वाला है हमारे यहाँ, कि आपको डेली, जैसे आपको 4 सेक्शन होते हैं, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड आपका जो है ज्योग्राफी, इन चारों से आपको डेली क्वेश्चन रहेंगे। जैसे हर वीक में आपको जो है हिस्ट्री से एक क्वेश्चन, पॉलिटी से एक क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन और ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, एक सजेस्टेड सॉल्यूशन होगा। आप हो सकता है उसे बेटर लिख सकें, तो लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है कि नहीं। चलिए, तो आपको जो है ये तैयारी इसी तरीके से करनी है। और एनसीईआरटी प्लस अगर लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो पढ़िए, नहीं पढ़नी है कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, बट जितना बोला एनसीईआरटी उतना जरूर पढ़िए। ठीक है, ये आपका जीएस का टॉपिक होगा। तो हम लोग इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। और हम लोग जो है ये देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज में आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना लीजिए, आईएएस का भी और आईएएस का भी, अगर आप चाहें तो। आईएएस का जीएस का जो पेपर आता है, अगर आप बनाना चाहें, आपके पास टाइम है तो बनाइए, नहीं टाइम है तो मत बनाइए। एनसीईआरटी एटलीस्ट पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और हाँ, ये स्टार्टिंग टाइम में भी कर लीजिएगा। आपको मैम पढ़ाएंगी, इन द मिडल ऑफ द क्लास आपको आएंगी, वो पढ़ाएंगे, लेकिन आपका जो है इसको जरूर कर लीजिए एनसीईआरटी। क्लियर है? चलिए, ये आपका कोर्स डिजाइन था। इन सब के सिलेबस फिक्स कर दिए हैं हमने, जिसमें कि ऑब्वियसली हर साल अपडेट होता रहता है, ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं होता है, हर साल अपडेट होता रहता है। लेकिन आपको फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसको पढ़िए सही से, बिकॉज आपको अलग अलग पढ़ना होगा हर चीज़ को। देख ही रहे हैं, एक लंबा सा सिलेबस है, एक स्ट्रैटेजिक पढ़ाई अगर आप शुरुआत करते हैं आज से, तो ऑब्वियसली आपका जो है अगले साल एग्जाम हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेटजिक तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो फिर एग्जाम निकलना मुश्किल है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका टोटल सिलेबस था। हम लोग अब थोड़ा सा मेजर थ्योरी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, एंड मेजर थ्योरी का कॉन्सेप्ट देखने के बाद जो है हम लोग समझेंगे कि कैसे आपका हम लोग का क्लास आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेजर थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। मेजर थ्योरी, मेजर थ्योरी का एक छोटा सा क्लास होगा जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बस अभी हेडिंग लिख रहा हूँ। चलिए, तो ये आपका जो है नेक्स्ट क्लास में होगा।